हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारा डीपीपी नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पूरे बोहर मॉडल के ऑलरेडी हम लोग बोहर मॉडल के क्वेश्चन में कम से कम 40 क्वेश्चन तो हम लोगों ने किए होगा। 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने लेक्चर के साथ करे थे। अब कम से कम 25 क्वेश्चन जो है हम लोग डीपीपी में भी करते हैं। डीपीपी में 25 क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी न किसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी पूरी लॉन्ग वाली वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पे हम लोग उसकी पूरी थियरी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई, एक बार देख लो, फिर आ जाओ डीपीपी पे। डीपीपी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में ये डीपीपी नंबर 4। डीपीपी नंबर 4, तो एज यूजुअल हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डीपीपी नंबर 4। क्लियर है? ठीक, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बामर सीरीज अपीयर। तो मैंने बोला था आपको कि बामर सीरीज जो है, बामर सीरीज कहाँ पे अपीयर करता है? विजिबल रीजन में। कहाँ होता है? बी फॉर बामर, बी फॉर विजिबल। क्लियर? लाइमन होता है, बामर होता है, इसके बाद वाले जितने होते हैं पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, वो सारे किस में होते हैं? इंफ्रारेड होते हैं। ठीक, लाइमन शायद यूवी वाले में पाया जाता है। ठीक है, तो बामर वाला कहाँ पे होगा? विजिबल में। तो विजिबल रीजन तुम्हारा आंसर हो जाएगा पहले का डी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज। देखो, सबसे पहली बात कि लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, ठीक, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ लेमडा मिनिमम, का मतलब हुआ एनर्जी मैक्सिमम होगा। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इनफाइनाइट से आएगा। और लाइमन सीरीज में n1 का वैल्यू 1 होता है, तो n2 का वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मैक्सिमम या लिमिटा मिनिमम, वेवलेंथ मिनिमम की बात कर रहा है। और ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन एटम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगला उसने दिया हीलियम एटम का। तो हम लोग, अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ गलती तुम कहाँ कर सकते थे इसमें। फिर बामर सीरीज दिया, तो बामर सीरीज में कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब लेमडा मैक्सिमम का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम कब होगा? n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। चूंकि बामर सीरीज है तो n1 की वैल्यू तो 2 फिक्स है। और कह रहा है मिनिमम एनर्जी, लेमडा मैक्सिमम का मतलब मिनिमम एनर्जी हुआ ना, तो जस्ट उसके ऊपर से, मतलब n2 की वैल्यू 3 हो गई। ये किसके लिए है? ये है हीलियम एटम के लिए, हीलियम प्लस एटम के लिए। अब हमसे वेवलेंथ पूछ रहा था ना, लेमडा 1 दिया, हमसे लेमडा 2 पूछ रहा था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता 1/λ1 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये तो लिखता है। तो ये गलत आता है आंसर। क्यों? क्योंकि ये सेम इक्वल एटम के लिए होता है। मतलब सेम एटम, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है, तो आरजेड स्क्वायर कट जाता है। मतलब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाता है, तो आर की वैल्यू पुट करके हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हीलियम एटम है, तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, 1.1 इंटू डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हम लोग सीधे आर जेड वाला ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? पहले का विजुअल ही था ना यार, कहाँ गया पहले का विजुअल? ठीक है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे? वही अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला हो। तो 1/λ1 इक्वल टू क्या होता है? आर एच इंटू जेड स्क्वायर, 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, ये लगा दो। ठीक, क्योंकि जेड हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है? और एटॉमिक नंबर होता है हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 होगा। ठीक, इसलिए ये हमको ध्यान में रख के चलना है। और जेईई मेंस का क्वेश्चन तो आसान, तो इतना पूछेगा नहीं। ठीक, अब लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो 1/λ1 इक्वल टू आर एच इंटू 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए दिया ना λ1। ठीक है, इंटू n1 का मतलब 1/n1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं उसका। और 1/x मान लेता हूँ मैं, सेकंड वाले को x मान लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू आर एच इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि जेड का स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, हीलियम है ना। तो 1/4 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आर एच इंटू 4 इंटू 4×9=36, 4×9=36, 9 माइनस 4, 5/36, मतलब आर एच इंटू 4 इंटू 5/36, मतलब आर एच इंटू 20/36 इक्वल टू 1/x। दोनों का मतलब क्या करते हैं? रेशियो निकाल देते हैं। तो 1/λ यहाँ पे है और 1/x यहाँ पे है। ठीक है, तो अंदर वाले का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई, तो x/λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एच हो जाएगा अपॉन 1, मतलब आर एच इंटू 20 इंटू 36, 36 कट गया, 4×9=36,
और 4×5 = 20, तो एक्स अपन लेमडा वन, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9/5 लेमडा वन, 9/5 लेमडा वन, 9/5 पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे हल्का फुल्का तुमको साउंड सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, वो आज 20 चूँकि 25 है ना आज, उसके लिए होगा। कुछ लोग पार्टी कर रहे होंगे। हेलो हेलो, क्लास चल रही है, व्हाट्सएप पे क्लास चल रही है, व्हाट्सएप मैसेज करो। ठीक है, ठीक है। तो 9/5 लेमडा वन, मतलब हमको बस ये ध्यान रखना था, ये चीज़ हमारी गलती ना हो, वो JD² से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि एक हाइड्रोजन दिया है, एक हीलियम दिया है। क्लियर हुआ? तो 9/5 लेमडा वन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्या है यार, कितना तेज चला रहा है सब। रुको एक बार, अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, MR सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक PDF मिलेगा, सॉल्यूशन वाली PDF मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली DPP भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे है? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, QR पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। NCERT के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन NCERT होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का PYQ और JMS के PYQ सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली DPP आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो QR जाएगा, QR पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल NCERT हम लोगों ने करा दी है।
पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जाम्पलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की प्रीवाई की, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है तो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई मेंस के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हम लोगों ने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियोस, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटेड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है बोहर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थर्ड लाइन ऑफ द फ्रॉम द रेड एंड। सबसे पहले चीज समझना पड़ेगा तुमको, रेड एंड का मतलब क्या है। रेड एंड का मतलब होता है बामर सीरीज। क्या है? बामर सीरीज। मैंने बताया था ना थ्योरी वाले पोर्शन में, बामर सीरीज। ठीक, कह रहा है कि थर्ड लाइन, बामर सीरीज का थर्ड लाइन क्या होगा। तुमको पहले से ही पता है कि बामर सीरीज में चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, N1 की वैल्यू तो हमेशा 2 होगी। अब थर्ड लाइन क्या होगा? थर्ड लाइन का मतलब होता है 3 इसके ऊपर। मतलब जैसे पूछेगा फर्स्ट लाइन, इसका फर्स्ट लाइन हो जाएगा 3, सेकेंड लाइन हो जाएगा इसका 4, थर्ड लाइन क्या हो जाएगा इसका 5, तो N2 का वैल्यू हो जाएगा 5। मतलब 5 से 2 में आएगा, 5 से 2 में, 5 से 2 में, 5 से 2 में, 5 से 2 में ये हो जाएगा। ठीक, ये भी तुमको मैंने बताया था फर्स्ट लाइन कैसे निकालते हैं, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। थ्योरी वाले पोर्शन पे जाओ, अभी जिन लोगों ने क्लास नहीं करी है ना वो लोग क्लास करो एक बार अच्छे से, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी कब पोजेस्ड होता है। मैक्सिमम एनर्जी कब पोजेस्ड होता है? जब कोई चीज़ इनफाइनाइट से आती है। मैंने बोला था ना मैक्सिमम एनर्जी जब इनफाइनाइट से कोई चीज़ आएगी तो एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सी हो जाएगा, सी 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 हो जाएगा। ठीक, क्लियर? सी है ना यार? सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा एक तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन तुमको मैंने बोला था ना 75% आइटम तुम्हारा कवर हो जाएगा फिजिक्स का। तो देखो, कह रहा कौन सा ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। बिल्कुल सही बात, मतलब ये होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं ना वो डिपेंड नहीं करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। ये पहली चीज़ सही है, पहला सही है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। ये भी सही बात है। ये तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को जब डिटेल में पढ़ोगे एटम में तो वहाँ पढ़ाया जाएगा, डुअल नेचर रेडिएशन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो पहला हमारा सही है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी सही है। तीसरा हमारा दिया है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बेस ग्राफ, तो बना लेते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी इसका तो क्या होता है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो ये वाई पे दिया है काइनेटिक एनर्जी, ये एम एक्स है माइनस सी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक तो माइनस सी है, देखो वाई इजकल टू एम एक्स का जो ग्राफ होता है वो बनता है ऐसे 20 से। ठीक, अगर एम एक्स प्लस सी है तो ऊपर से बनेगा, एम एक्स माइनस सी है तो नीचे से बनेगा, तो एम एक्स माइनस सी आ गया ना। ये देखो वाई इजकल टू एम एक्स माइनस सी,
तो मतलब ये वाली ग्राफ गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल में ग्राफ होना चाहिए था ऐसा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ होना चाहिए था ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया ना यार? भाई काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के जब ग्राफ बना रहे हो तो y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, तो m तुम्हारा स्लोप हो गया, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया, तो निगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है ना, तो निगेटिव देखो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है ये बीच से निकलता है। ठीक, एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है ये जो आती है ना पॉजिटिव इंटरसेप्ट होती है, और एम एक्स माइनस सी का ग्राफ होता है ये देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट आ गया, नेगेटिव में नीचे, तो इसका ग्राफ होना चाहिए था ऐसे, तो ये गलत हो गया, चौथा तो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 2008 का, ऐसे क्वेश्चन तो यार कई बार करा चुका हूँ, इसको ना ही करो यार, एक ही क्वेश्चन 20 बार कम से कम आ चुका है। बहुत ज़्यादा तुम लोग भी शिकायत करने लग रहे हो, भैया इतना ज़्यादा क्वेश्चन करवा दे रहे हो आप एक ही तरीके के। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना था यार बस सीधे, और एक क्वेश्चन कई बार कल ही कराएं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो ही करवाएं एनर्जी वाला। ठीक है, स्किप कर दो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना दिया बस वो लिख लो। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना दिया है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बता दो, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, ये सब जेईई मेंस से क्वेश्चन है, वो क्या होती है? निगेटिव होती है किसकी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। तो -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, जानते हो कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ोगे, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में भी तुमको पढ़ाया जाएगा, और पीरियडिक टेबल में भी पढ़ाया जाएगा ये सेम चीज़, कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो निगेटिव वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो निगेटिव वैल्यू होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। तो -5.1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा बोहर रेडियस बताओ Li के लिए, तो बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। तो तुमको भैया 0.53 कहीं दिया नहीं है, तो ये जो वैल्यू होती है उसको हम लोग A0 मान लेते हैं, बताया था ना मैंने, A0 n²/z। सॉल्व कर दो, A0 n की वैल्यू 2 दिया तो 4 हो जाएगा, और z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी होगी? 3 हो जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, 4A0/3 बी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये देखो, कह रहा वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फाइनाइटी टू द स्टेशनरी स्टेट 1, मतलब n इक्वल टू इन्फाइनाइट से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो बताओ वेवलेंथ कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 1/1 माइनस 1/इन्फाइनाइट, यही तो होगा यार। तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7, तो λ इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1/1.1, 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो 10 × 10⁻⁸/1.1, इसको डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाई 1.1, 9.1 इंटू 10⁻⁸, इसको तुम लिख सकते हो 91 × 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁷, यानी 91 नैनोमीटर लिख सकते हो, इसको सी हो जाएगा। देख लो, कुछ किया नहीं भाई, n1 दे दिया, n दे दिया, इन्फाइनाइट से आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो अपना फॉर्मूला लगा लो 1/λ का, तो 91 नैनोमीटर इसका आंसर होगा, 91 नैनोमीटर इसका आंसर होगा। सही है, चलो। तुमको भाई इतना तेज क्यों करवा रहे हो भाई? ये डीपीपी के सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस के पैटर्न वाइज क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ डिटेल लेक्चर में, मतलब अभी जो कल क्लास हुई थी, आज तो डीपीपी करवा रहा हूँ ना। देखो, कह रहा है एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, n इनिशियल तुम्हारा 8 है और n फाइनल तुम्हारा n है, मतलब कोई 8 से n में जा रहा है एक्साइट होके, तो जो वेव नंबर है और 1/n का स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? तो कुछ मत करो, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है? 1/λ होता है, इक्वल टू क्या होता है बोलो? RH दिया ना, तो RH इंटू Z² होता है, 1/n1 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1/n², यही तो होगा, फाइनल n दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? वेव नंबर इक्वल टू होगा क्या? Z का वैल्यू कितना होगा? एटॉमिक हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, माइन इक्वल टू RH अपन 64 माइनस RH/n², यही तो होगा। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/64 इंटू
RH माइनस RH अपन एन स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा, क्यों? क्योंकि हमको V और 1/n² के बीच का ग्राफ चाहिए। ठीक है, ठीक। V अगेंस्ट 1/, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, जगह थोड़ा कम पड़ रही है। ये देखो यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। अभी देखना, हमको जो ग्राफ चाहिए वो किस में चाहिए? V में चाहिए, और इसके ऊपर वाला सही नहीं है, 4a0/3, 2a0 क्यों लिखा गया इसमें? टू ये 4a0 ही होगा यार। ठीक है, आंसर की में 2a0 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 4a0/3 होगा। ठीक, चलो इसको देख लो एक बार। V और n² में हमको ग्राफ चाहिए था। C आंसर दिया है क्या इसका? C होना चाहिए। एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन N1 इनिशियल, N8 N फाइनल, N में जा रहा है, तो ये होना चाहिए यार। C माइनस ये पूरा कांस्टेंट है, ये 1/n² करोगे तो x तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, लीनियर होगा विथ असल में यार मैं लगा रहा हूँ सही, लेकिन आंसर की इतना गलत बना दिया हूँ ना कि मैं खुद ही कन्फ्यूज। 2a0/3 लिखा हूँ उसके ऊपर वाले का, इसका आंसर लिखा हूँ C में, लीनियर विथ स्लोप RH, इसमें लिखा हूँ लीनियर विथ स्लोप RH, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मुझे क्या मिल रहा है? माइनस का स्लोप मिल रहा है ना यार। देखो लीनियर तो है लेकिन माइनस है, मतलब ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये देखो, ये y हो गया, C हो गया, ये माइनस mx। ठीक, क्योंकि y एक्सिस पे तुम्हारा क्या है? V हमने लिखा, x एक्सिस पे हमने क्या रखा? 1/n²। ठीक है, तो ये माइनस में आ गया ना स्लोप। देखो माइनस mx प्लस c हो गया, माइनस mx प्लस c, तो निगेटिव स्लोप आ गया ना ये, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे। तो ये लीनियर होगा विथ स्लोप माइनस RH। ये स्लोप क्या है? माइनस RH ही तो है, क्योंकि 1/n², इसको तुम 1/n² इंटू RS लिखोगे ना, ये तो तुम्हारा गया x एक्सिस में, और माइनस RS तुम्हारा बच गया, तो वही माइनस RS तुम्हारा लीनियर स्लोप होगा। आंसर की में लीनियर विथ स्लोप RS मैंने मार्क किया, जो कि मैंने गलत मार्क किया है, लेकिन D होगा इसका आंसर। ठीक है, खुद ही मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कभी कभी। कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें C है ना, इसमें भी C क्लिक किया हूँ, इसमें भी C क्लिक किया हूँ, C D होगा लेकिन उसका आंसर। ठीक है, कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतना है, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब देखो, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? n का वैल्यू 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? n का वैल्यू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? n का वैल्यू 3। तो एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में 13.6 इंटू Z²/n², कितना होगा? माइनस में 13.6, जेड का वैल्यू कितना है? हीलियम है ना, हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम का 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा। तो 13 छक्के 13 चौको 52, 52/9, 9 माइनस में 6.04, ए ए ए क्लियर। ठीक, चलो कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी है? तो एनर्जी क्या होती है? माइनस में 13.6 इंटू Z²/n²। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगी, मतलब पहला एनर्जी अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो पहला एनर्जी कितनी होगी? माइनस 13.6 होगी पहली। अगर n की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो कितनी हो जाएगी? माइनस 3.4 हो जाएगी। n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ, आप कहोगे भाई तुमको ये सब याद है क्या? ये सब तुमको याद कहाँ से है? तो मैं बोलूँगा कि बाबू मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। एक लाइन मैंने बनाई थी ना,
N1 की वैल्यू 1 होती है तो क्या एनर्जी होती है, 2 होती है तो क्या एनर्जी होती है, 3 होती है तो क्या एनर्जी होती है। तो उसको याद करने के लिए मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। और पहली चीज़ तो ये देखो, पॉसिबल पूछ रहा है ना, तो एनर्जी कभी पॉजिटिव में आएगी नहीं क्योंकि -13.6 होती है ना जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो जितना प्लस वाला है वो तो खत्म कर दो। अब बच रहा -6.8 और -3.4। तो हमको मालूम होता है जब n की वैल्यू 2 रखते हैं तो -3.4 वैल्यू आती है, तो मतलब सी इसका आंसर होगा। ठीक है, कह रहा मैक्सिमम वेवलेंथ बता दो। मतलब देखो फिर से वही चीज़, लेमडा मैक्सिमम का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम, और बामर सीरीज है ना, बामर सीरीज में तुमको मालूम है n1 की वैल्यू कुछ भी तो हो जाए 2 ही रहेगी, n2 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी क्योंकि मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बस पुट कर दो वेवलेंथ 1/λ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 1/4 माइनस 1/9, ये कितना हो जाएगा 1.1 गुणे 10⁻7 और 4 9 36 9 माइनस 4 5/36, तो हो जाएगा 1.1 गुणे 10⁻7 इंटू 5/36। तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 36 ऊपर चला जाएगा 5.5 नीचे इंटू 10⁻−7। सॉल्व कर लो भाई, 36/5.5 सॉल्व करो। 36 डिवाइडेड बाई 5.5 6.54 इंटू 10⁻−7। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 654 गुणे 10⁻−2 तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10⁻−7 ये हो जाएगा 654 नैनोमीटर, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में था इसलिए मैं इसको 10⁻−2 करके 654 कर दिया था। तो 654 नैनोमीटर, इसका मतलब सबसे नियरेस्ट आंसर क्या होगा 660 नैनोमीटर। ठीक, क्लियर, समझ में आ रही ना चीज़ें। ठीक, फिर कह रहा है वेवलेंथ अगर n1 से n2 में कोई चीज़ जा रहा है तो वेवलेंथ कितना होगा, तो 1/λ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 1/1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 1.1 गुणे 10⁻7 4 करने 4 गुणे 3/4, तो लेमडा हो जाएगा 4/3.3 गुणे 10⁻−7। फिर सॉल्व करो भाई, 4 डिवाइडेड बाई 3.3 1.21 गुणे 10⁻−7। देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व हो जाता है यार, कुछ होता नहीं, बस फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। एक बच्चे ने भी मेंटरशिप वाले ग्रुप में लिखा था भैया ये चारों फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, तो यार याद करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी 3.3 इंटू 10⁻15 होगा इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। वेवलेंथ होगा 1.1 इंटू 10⁻7। एनर्जी होगी माइनस में 2.2 इंटू 10⁻18 और एनर्जी का दूसरा -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। चार ही फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, देखो इधर वो कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल जितना, मतलब म्यू नॉट कितना दिया है 5 गुणे 10⁻13 अपन बीच 1 इंटू 10⁻14 फ्रीक्वेंसी लाइट इज फोकस, मतलब कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है उस पर, मतलब इंसिडेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो वी है वो है 1 इंटू 10⁻14। अगर इसको मैं 10 गुणे 10⁻13 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं, क्योंकि 10⁻13 यहाँ पे भी है 13 यहाँ पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बराबर करने के चक्कर में कर लिया। मतलब कह रहा है कि 1 इंटू 10⁻14 फ्रीक्वेंसी ये गिर रही है किस पे, एक ऐसे मेटल पे जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 गुणे 10⁻13 है, मतलब म्यू नॉट कितना है 5 गुणे 10⁻13 है, और जो गिर रही है वो है 1 गुणे 10⁻14 मतलब 10 गुणे 10⁻13। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच को कॉमन ले लो, म्यू माइनस म्यू नॉट, एच को कॉमन ले लो तो 6.6 इंटू 10⁻−34, म्यू कितना है 10 गुणे 10⁻13 माइनस 5 गुणे 10⁻13, ये हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻−34 गुणे 5 गुणे 10⁻13, तो 6.6 गुणे 5 कितना होगा 6.6 गुणे 5 33 हो जाएगा इंटू 34 में से 13 घटाओ भैया 10⁻−21, इसको तुम लिख सकते हो 3.3 गुणे 10⁻20। बी 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 सही है। ठीक, इतना जूल इसकी एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में तुमको बताया था एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट है, म्यू दिया है म्यू नॉट दिया है, सॉल्व कर दो। देख लो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं यार। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट, मतलब एन का वैल्यू 2 दिया है और जेड का वैल्यू लिथियम के लिए कितना होता है 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2.2 गुणे 10⁻6, यही था ना जेड बाई एन, 2.2 गुणे 10⁻6, जेड कितना है 3/2, ये 1.1 हो गया, ये 3.3 इंटू 10⁻6, 3.3 गुणे 10⁻6 10⁻6, ये होगा कितना होगा भाई, ये होगा ना, ये होगा 3.3 गुणे 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक,
क्लियर। चलो, कह रहा है एनर्जी और एन में रिलेशन क्या होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और रेडियस होती है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब जो रेडियस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगी। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन। ठीक है। NH/2 क्या होता है, ये होता है MBR इक्वल टू NH/2, मतलब ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, क्लियर है ना। चलो, एंगुलर मोमेंटम ही होगा ना यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल है वो 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 3 है। पहला चीज हमको यहाँ से ये मिल गया। कह रहा रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इतना, मतलब रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल अपन रेशियो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.8 इंटू 10⁻⁴। देन पार्टिकल कौन सा है, देन पार्टिकल कौन सा है। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप हम लोग निकालें जहाँ पे लेमडा और वेलोसिटी आता हो और मास भी आता हो, क्योंकि जब मास निकलेगा, मास जितना भी हमारा आएगा उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो पार्टिकल कौन सा है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है। सिंपल सा इक्वेशन, लेमडा इक्वल टू क्या, H/m भी लगा दो ना, मास भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, लेमडा भी आ गया, तो हम लिख देंगे क्या, लेमडा प्रोटॉन अपन लेमडा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, एस तो कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन मैंने बोल दिया पार्टिकल। दोनों उल्टा क्यों चलना है, क्योंकि दोनों इन्वर्स में ना। लेमडा इक्वल टू अगर H/mb को इंसान लिख रहा है, एस तो कांस्टेंट है, तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी है और लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी है। इसलिए हमने लेमडा पार्टिकल अपन लेमडा इलेक्ट्रॉन जब लिखा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन लिखा। इसकी वैल्यू कितना दे रखी है, लेमडा पी अपन लेमडा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10⁻⁴। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, तो तुम कहोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ पार्टिकल निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू अपन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ ई अपन वेलोसिटी ऑफ पी 1/3 हो जाएगी, उल्टा कर देंगे 1/3। तो m ऑफ मास ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 अपन 3 इंटू 1.8, 18 54, 5.4 इंटू 10⁻⁴। तो सॉल्व कर लो भाई, 9.1 डिवाइडेड बाई 5.4, 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब तुम्हें ये बताओ किसका मास है, 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg, सही है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है ना। फिर नहीं लिखा मैंने आंसर की, सही से मैं बना नहीं पाया इस बार। ठीक है, किसका मास है बताओ, 1.67 इंटू 1.68 इंटू 10⁻27 kg किसका मास है, न्यूट्रॉन का मास होता है यार। तो आंसर तुम्हारा होगा न्यूट्रॉन। और एक वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये न्यूट्रॉन का मास होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ो। लेमडा इक्वल टू H/mb, अभी तुमको पढ़ाया मैंने, लेमडा इक्वल टू H/mb हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको कल ही बताया था, इसका ऑप्शन 3 होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि 12.1 यही बोला था ना, 12.1 में आने का मतलब ये हुआ कि वो n के वैल्यू 3 से n के वैल्यू 1 में आ रहा है। कल समझाया था ये क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, n-1/2 होता है, मतलब 3 -1/2 मतलब 3 इंटू 2/2 मतलब कितना 3। इसका आंसर 3 होगा, अभी तक आया था मुझे। ठीक, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हीलियम, तो रेडियस का वैल्यू कितना 0.53 इंटू n² इन एंगस्ट्रॉम होता है। हमको देना है पिकोमीटर में, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 में आंसर देना हमको। 0.53 हाइड्रोजन कितना, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 ही होगी ना, सही है। जेड की वैल्यू 2 क्योंकि हीलियम है, ये इंटू 10⁻10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम है, तो ये कितना हो जाएगा 0.53 मतलब कितना हुआ 0.53/2,
0.53/2 0.265 इंटू 10⁻⁻10। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 26.5 इंटू 10⁻², कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वैल्यू 0.26 ही होगी इंटू 10⁻10। इसका मतलब कितना हुआ? 26.5 पिकोमीटर। तो ये हो जाएगा 26.5 गुणे 10⁻12 मीटर। ये हो जाएगा 26.5 पिकोमीटर। ठीक, तो ये तुम्हारा पूरा खत्म हो गया। लगभग 22-23 क्वेश्चन हम लोगों ने करवा दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, चूंकि ये डीपीपी है यार, देखो डीपीपी करने का मतलब यही होता है कि तुम्हें थियोरेटिकल पोर्शन अच्छे से आना चाहिए। डीपीपी में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से तुम्हें समझा रहा हूँ, और डीपीपी भी अगर थियोरेटिकल की तरह समझाने लगूँ तो टाइम बहुत लगेगा। तो मैं इतना मान के चलता हूँ, जो थियोरी वाला पोर्शन मैं करवाता हूँ वो तुम लोग अच्छे से करके आते हो। जब तुम अच्छे से करके आते हो तो यहाँ पे तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, और डीपीपी का सॉल्यूशन अगर तुम्हें सही समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब यार कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।